गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो बुआरे, आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लेंगे। तो बुआरे, जब हम अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं, अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें या फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, तो इसके लिए कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो बुआरे, सबसे पहले तुम लोग उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को ही देख लो, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत बेसिक चीज है और सभी बच्चे जान रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो चलो बुआरे, उस फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलो, सबसे पहला ये इंटीग्रेशन का साइन है x टू द पावर n dx। अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या i जो भी रख सकते हो, रख दो। और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आना ही आना है, ठीक है वो वाले। तो x टू द पावर x रेज टू द पावर n अगर dx है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? x टू द पावर n+1 बाय n+1। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो खैर हमेशा ही जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा देख लो बाबू रे, अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा ही। अगर हम dt का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम e टू द पावर x और dx का इंटीग्रेशन करते हैं, वो अरे e टू द पावर x होगा। देखो, सबके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगेगा ही, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अगला देख लो, अगर dx बाय x का इंटीग्रेशन को अगर हम देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। ये ln क्या है बुआरे? पहले ही पता है, ln तुम्हारा नेचुरल लॉग है, ठीक है। इसके बाद देख लो, dx बाय a माइनस x का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो इसका होगा माइनस ln a माइनस x होगा। अगला देख लो, अगर dx बाय a माइनस x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो हो जाएगा 1 बाय a माइनस x। dx बाय a माइनस x के होल क्यू का इंटीग्रेशन अगर हम देखेंगे तो 1 बाय 2a माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और dx बाय a माइनस x और b माइनस x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो अरे होगा 1 बाय a माइनस, ठीक है, b ln a माइनस x बाय b माइनस x। बात को गौर करना, ठीक है। ये 8-9 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर दिमाग में रख लेते हो तो फिर तुमको ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम होगा, ना ही फर्स्ट ऑर्डर के रेट है ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालने में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा बुआरी। तो फिर से एक बार इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x टू द पावर n+1 बाय n+1। dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ बुआरे? x है ना, dt का इंटीग्रेशन t, और e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? e टू द पावर x। dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln x। dx बाय a माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस ln a माइनस x। dx बाय a माइनस x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1 बाय a माइनस x। और dx बाय a माइनस x के होल क्यू का इंटीग्रेशन 1 बाय 2a माइनस x का होल स्क्वायर। और dx बाय a माइनस x इंटू b माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1 बाय a माइनस b ln a माइनस x बाय b माइनस x। तो बुआरे, ये जो फॉर्मूला है कुछ, इसको अपने दिमाग में रख लो। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है ना जरूरत पड़ेगा, इसके अलावा लॉग का भी 2-3 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसको भी दिमाग में, ठीक है, रख लो। लॉग का भी 1-2 फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। वैसे पहले हम बता चुके हैं
log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है बुआरे, log m प्लस log n होता है। दूसरा log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। log x टू द पावर y है तो तुम्हारा क्या बाबूरे, y log x होगा। और अगर ln को हम log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log होगा। इसके अलावा हमको log 2 का भी वैल्यू का जरूरत पड़ेगा 0.301। वैसे बुआरे जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, एक log पर हम पूरा वीडियो ही बना चुके हैं, एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जो केमिस्ट्री में जनरली, ठीक है, जो log का फॉर्मूला यूज करते हैं या जिस log के वैल्यू का जरूरत पड़ता है, ठीक है, वो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में उस पर पूरा डिटेल कर दिया गया है। तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, अगर उनको लॉग के बारे में जानना हो तो ठीक है, वो है ना, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 देख लें। तो ठीक है बुआरे, तो सबसे पहले आप लोग इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। देखो बुआरे, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहले ही, ठीक है, पढ़ चुके हैं, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इस पर हम पूरा डिटेल कर चुके हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी ऑलरेडी हम लोग, है ना, देख चुके हैं। तो बाबू फिर भी हम यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन एक बार फिर लिख दे रहे हैं। तो बताइए कि इस तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। तुम कह सकते हो कि वो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर क्या होगा, सांद्रता पद के प्रभाव से मुक्त होगा, यानी जिसका वेग या दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो तुम यहां पर सिंपली कह सकते हो, ठीक है, यहां सिंपली कह सकते हो मार्कर कि द रिएक्शन whose rate does not depend upon the concentration of the reactants। बात को समझो, वैसा रिएक्शन जिसका रेट क्या करे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, ठीक है, क्या कहलाता है, बोलो, इज कॉल्ड, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बाबू रे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे H2 और Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है, HCl बनाता है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन, प्लेटिनम के प्रेजेंस में जो अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देता है, ये भी तुम्हारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन को अब एक बार फिर गौर कर लीजिए कि द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसके डेफिनेशन को हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहलाता है बुआरे, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है,
चलो इसके पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक, तो चलिए वो बात करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन पर। तो बाबू रे यहां पर कंसीडर करो एक, ठीक है, रिएक्शन कंसीडर करो। फर्ज करो रिएक्टेंट ए, ठीक है, प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। यहां पर ये क्या है बुआरे, रिएक्टेंट है, और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। बात को भी गौर करना, ए तुम्हारा क्या हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। फर्ज करो कि इनिशियल कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट का ए मोल पर लीटर है। कितना है, ए मोल पर लीटर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए मोल। और जब टाइम जीरो है तो वो अरे प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं बनेगा, प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए मोल है, ठीक है। और अभी टाइम क्या है, जीरो है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट नहीं बना। एकदम यहां पर सिंपल सा बात है कि भाई ए रिएक्टेंट बी में चेंज होता है। टाइम जीरो का क्या मतलब है, टाइम जीरो का एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि भाई रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब टाइम जीरो है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, अभी जीरो मोल है प्रोडक्ट। फर्ज करो थोड़ी देर के बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है, आफ्टर इंटरवल टाइम टी या आफ्टर टाइम टी। एक्स मोल अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो बताओ रिएक्टेंट अब कितना बचेगा, घट करके क्या हो जाएगा। क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटने लगता है, प्रोडक्ट का बढ़ने लगता है। तो प्रोडक्ट अगर एक्स मोल बन गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब कितना रहा, ए माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बुआरे कि भाई जब टाइम हमारा जीरो है तो प्रोडक्ट नहीं बना है, जीरो मोल है। टी टाइम के बाद अगर प्रोडक्ट एक्स मोल बन गया तो रिएक्टेंट अब कितना रहा, ए माइनस एक्स मोल। अब सभी बच्चों को तो पता है ही, रेट लॉ में हम लोग पढ़े हुए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। होता है या नहीं होता है। तो वो अरे यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे dx बाई dt, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का क्या है, a माइनस एक्स। लेकिन यहां पर पावर जीरो हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। और यहां पर क्या कह रहा है डेफिनेशन कि रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम पहले ही बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा बाबू रे। तो यहां पर a माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत। अब बाबू रे ये समानुपाती का चिन्ह यानी प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन, प्रोपोर्शन साइन को हटा दें तो क्या हो जाएगा बुआ रे, एक कांस्टेंट आएगा, आएगा या नहीं आएगा, के।
और a माइनस एक्स टू दी पावर 0 है, ये तो 1 हो जाएगा। तो बाबू रे यहां पर तुम्हारा k क्या है बोलो? समानुपाती का चिन्ह हटाए, प्रोपोर्शन साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया k। ठीक है, तो यहां k क्या है बाबू रे? हियर k इज रेट कांस्टेंट और बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत? यानी यहां k क्या है? यहां k वेग नियतांक, वेग नियतांक या क्या है? दर नियतांक। कोई दिक्कत हुआ रे? तो ये क्या आ गया? वेग नियतांक या दर नियतांक। अब बताओ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, dx बाय a माइनस dx इक्वल टू k और a माइनस एक्स टू द पावर क्या है? 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉरी, यहां dx बाय dt है, इक्वल टू क्या होगा? k और a माइनस एक्स टू द पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वो अरे यहां पर dx बाय dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। ठीक है, तो dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? k dt। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बुआरे? ये dx इक्वल टू, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा और ये dt। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो ये dx का इंटीग्रेशन अभी जस्ट तुरंत बताए बुआरे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। तो ये kt प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिए c। यहां c क्या है बुआरे? हियर c इज, बोलो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक? पहले यहां तक बात एकदम दिमाग में रख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान में ले आइए बुआरे कि फर्ज कीजिए कि ये रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट B में चेंज हो रहा है। इस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? A है। ठीक है, जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट नहीं बना है, 0 है। टी टाइम के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ, x मोल प्रोडक्ट बन गया, तो अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रहा? A माइनस एक्स रहा। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हम पहले से जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, लेकिन ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स टू दी पावर क्या हो गया? 0। प्रोपोर्शन का साइन हटाए, कांस्टेंट k आ गया। k क्या है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये a माइनस एक्स टू दी पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गया। तो dx इक्वल टू क्या हो गया? k dt। इंटीग्रेट कर दिए तो dx का इंटीग्रेशन x और k dt का kt और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ दिए। कोई दिक्कत? अब गौर कीजिए बाबू रे, शुरू में, ठीक है, इनिशियली अगर हम देखें जब टाइम 0 है हमारे पास तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 0। प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो व्हेन t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या है? 0 है। जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट नहीं बना है, क्या है? 0 है। अब ये t और x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, t और x के वैल्यू को कहां रख देंगे? इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बुआ रे हमारा? ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, x की जगह 0 रख देंगे, इक्वल टू k, t की जगह भी क्या रखेंगे? 0। x की जगह क्या रख दिए? 0, t की जगह भी 0, k इंटू 0 और प्लस c। तो यहां पर c का वैल्यू कितना हो गया? 0। फर्ज करो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस c के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फिर नाउ
putting the value of C in equation 1। अब इस C के वैल्यू को कहां रख देंगे बुआरे? इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू के टी प्लस 0 और x इक्वल टू के टी, इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे? x बाय टी। दिस इक्वल टू इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बाबू रे ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। थोड़ा अगर ठीक है एक्सप्रेशन को बुक्स है ना, बुक के हिसाब से अगर चलें तो 2 लाइन और बढ़ा देंगे। अगर बुक के डेरिवेशन को अगर हम देखें ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इस डेरिवेशन को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं बुआरे। तो पहले बताइए कि यहां तक एकदम क्लियर है ना? t जब हम 0 रखे और x 0 रखे तो c का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 0। अब इस c के वैल्यू को फिर कहां पर हम रख दिए बुआरे? इक्वेशन 1 में। तो k इक्वल टू एक्स बाई टी आ गया और ये हमारा है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम उम्मीद करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन ठीक है एकदम क्लियर है, एकदम आसान तरीका से बुआरे इस एक्सप्रेशन को ठीक है बताया गया है। एकदम ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए ठीक है। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो देखो वो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है? k इक्वल टू एक्स बाई टी। इसको हम यहां लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, k इक्वल टू एक्स बाई टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। हम पहले ही बता चुके हैं, यहां तक लिख दो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहो तो ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग बुआ करते क्या है कि ए को इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट मान लेते हैं और ए माइनस एक्स को जो है हम ये ए मान लिए ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट एज्यूम कर लिए और ये ए माइनस एक्स ठीक है, ए हो गया। अब बुआरे हमको एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो देखो a में अगर a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट है ना सब्सट्रैक्ट करते हो तो x का वैल्यू देखो निकल जाएगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं नाउ, बोलेगा है ना a में घटा दो a माइनस एक्स को, तो क्या हो जाएगा फिर? a नॉट माइनस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहां पर बुआरे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं किए हैं, ए को हम क्या मान लिए है? ए नॉट, और ए माइनस एक्स को क्या मान लिए है? ए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे, इसका मतलब तो है ना मोलर कंसंट्रेशन होता ही है। तो बाबू रे एक्स का वैल्यू है ना करने के लिए हम लोग क्या किए? ए में ए माइनस एक्स को क्या कर दिए? सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं। तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इस एक्स के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग the value of x in equation 3। इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को रखते हैं तो क्या हो जाएगा बुआरी? k इक्वल टू एक्स की जगह क्या रख देंगे? a नॉट माइनस a बाई ठीक है। इस a नॉट को a0 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस a एक्स की जगह बाई टी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो बाबू रे यही हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिष्ट व्यंजक है। तो नीचे लिख देते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर जीरो
ऑर्डर रिएक्शन, यही शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अभिष्ट समीकरण है। कोई दिक्कत बुआरे? तो ये तुम्हारा बुआरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल इक्वेशन आया। और हम इस इक्वेशन को हम पहले ही बता चुके, यहां तक भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां तक हम नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा यहां तक अगर फाइनली लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बुआरे, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बुआरे, तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम के एक्सप्रेशन को कर लेते हैं। बोलोगे सर ये हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ठीक है, तो वो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है। शुरू में हम रिएक्टेंट का कितना लिए हैं? ए मोल लिए हैं, ठीक है, और ये ए मोल धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक टाइम तो आएगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए से A/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? या तुम इसको ऐसे समझो कि मान लो 100 मोल पर लीटर हमारा कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट का। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्टार्ट होना है ना, प्रोडक्ट में चेंज होने लगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगा। तो एक टाइम आएगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 50 मोल हो जाएगा। तो वो टाइम क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु काल इसको कहेंगे। तो बाबूरे हम सिंपली डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वह समय जब अभिकारक अपनी प्रारंभिक, ठीक है, सांद्रण से प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में शेष बचे, क्या कहलाता है? अर्धायु काल। यह देखो यहां पर डेफिनेशन कितना सिंपल है कि द टाइम व्हेन द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऑब्लिक में क्वांटिटी कर दिया, इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। यानी वह समय जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, तो वो क्या है? हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, तो चलो बुआरे अब आगे हम लोग सबसे पहले इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन को कर लेते हैं। ठीक, तो चलो बुआरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन कर लेते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो तुम सिंपली इसको कैसे कहोगे कि वह समय जब रिएक्टेंट क्या हो? अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है, आधी मात्रा में शेष बचे। यानी फर्ज करो अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो एक टाइम तो आएगा रिएक्टेंट का A/2 मोल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा। तो वो टाइम क्या होगा? हाफ लाइफ टाइम। ये डेफिनेशन हम आगे कर ही चुके, ठीक है। तो बुआरे अब हम लोग हाफ लाइफ टाइम के, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन कर लेते हैं। तो अभी जस्ट बाबूरे हम क्या बताए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या निकाले थे? बोलो, याद है? कोई बच्चा बता सकते हो? अभी k इक्वल टू क्या किए थे? बोलो, x/t किए थे, यानी कि a, ठीक है, नॉट माइनस a/t। चलो फर्ज करो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए यहां पर, या इक्वेशन नंबर a मान लिए, ठीक ना। अब हाफ लाइफ टाइम के लिए t क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर हाफ लाइफ टाइम बोलो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे? t हाफ, एंड a का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का A0/2 हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन ए में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन ए। चलो इक्वेशन ए में पुट कर दो और देखो क्या निकलता है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे? A0 माइनस a के जगह हम क्या रखेंगे? A0/2, और नीचे t के जगह क्या रखेंगे बाबू रे? t हाफ।
कोई दिक्कत? तो बुआ रे यहां पर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट में ए नॉट बाई 2 घटेगा, क्या हो जाएगा ए नॉट बाय 2 होगा और ये t हाफ, इसलिए t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ए नॉट, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए नॉट बाय बोलो 2k, दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर बी। तो बुआ रे यही तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन है, किसके लिए बोलो, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको दूसरे तरह से भी तुम निकाल सकते हो। बोलोगे सर कैसे? तो क्या करें, बता दें? तो चलो बगल में रेड मार्कर से दूसरे टाइप से भी इसको बता देते हैं। तो बाबू रे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू एक्स बाई टी भी तो हम निकाले थे, हाँ है ना? फर्ज करो ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, फॉर हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, बोलो क्या होगा, t इक्वल टू टी हाफ एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन a है तो x क्या हो जाएगा a बाई 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर दिए। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, बोलो बुआ रे 1, क्या हो जाएगा बोलो, k इक्वल टू एक्स की जगह क्या रख देंगे a बाई 2 और t की जगह क्या रख देंगे t हाफ होगा, और k इक्वल टू a बाय 2t हाफ, इसलिए t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय 2k। तो दिस इक्वल है ना, इक्वल टू इक्वेशन नंबर बी है हमारा। कोई दिक्कत बोलो? तो बुआ रे हाफ लाइफ टाइम को तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में दोनों टाइप से निकाल देना है, ठीक ना? हम ये दोनों टाइप बता दी, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो केवल इसको देखिए, और ये भी कुछ भी नहीं है, दोनों तो सेम ही चीज है, ठीक है बुआ रे? तो इसलिए दोनों में से कोई एक को ही आप एग्जाम में लिखिए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्लियर है, उसके हाफ लाइफ टाइम का भी एक्सप्रेशन क्लियर है। तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ये आपका नोट भी हो गया, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।